हम यहां पर चार्ज से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। तो यहां पर एक बलून को हेयर से रब करके चार्ज किया जा रहा है और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि वो इस मेटल कैन को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैग्नेट नहीं होते हुए भी वो ऐसा कर पा रहा है। अब ऐसे ही हम एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। यहां पर बलून को फर से रब किया गया, फिर से ये बलून चार्ज हो जाता है और ये कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहां पर फिर से अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो अट्रैक्शन हमने देखा ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का साइंस क्या है, उसके लिए हमें बहुत बेसिक चीज समझनी पड़ेगी। यानी कि हमें समझना पड़ेगा कि मैटर, यानी कि जिस भी मैटर की हम बात कर रहे हैं, हर मैटर एक बेसिक चीज से बना हुआ है जिसे हम एटम कहते हैं और उसका एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को अगर हम समझ जाएं तो हम इस अट्रैक्शन को भी समझ जाएंगे। तो यह है एक एटम का बेसिक स्ट्रक्चर। हर मैटर एटम से बना हुआ है और उस एटम में एक न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो घूम रहे होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज में एक बैलेंस है, यानी कि इसकी जो क्वांटिटी है पॉजिटिव चार्ज की और जो नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इसीलिए ये एक साथ रह पाते हैं, एक दूसरे के ना तो करीब आते हैं ना दूर जाते हैं, बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर में रहते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर में जब कोई बदलाव आता है तो उसकी वजह से हम अलग अलग तरह की चीजें देखते हैं, जैसा कि हमने बलून के साथ देखा। तो एक एटम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर और चारों तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम जब इनके चार्ज की बात करते हैं तो इस चार्ज का यूनिट होता है कूलम और इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैपिटल C से। तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां पे क्या है, नेगेटिवली चार्ज है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब प्रोटॉन की चार्ज की बात करें तो एक प्रोटॉन पे भी एकदम बराबर चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता है यहां पर। तो यहां पर क्या है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हम यहां क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अगर हम चार्ज की बात करें तो बिल्कुल बराबर है, सिर्फ एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। और क्योंकि ये क्वांटिटी दोनों में बिल्कुल बराबर है इसीलिए ये एक दूसरे को बैलेंस कर पाते हैं। तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है और इसीलिए एक दूसरे को बैलेंस कर पाते हैं। और जब हम एक एटम की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी बराबर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज का वैल्यू सेम है और जब उनका नंबर भी सेम है तो इक्वल अमाउंट का चार्ज दोनों तरफ है। एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कैंसल आउट इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस को कैंसल आउट कर देते हैं और इसीलिए ओवरऑल द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसीलिए ओवरऑल अगर हम एटम की बात करें तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ना तो हम उसे पॉजिटिवली चार्ज कह सकते हैं ना तो हम उसे नेगेटिवली चार्ज कह सकते हैं, वो न्यूट्रल होता है। और आसपास हम जितनी भी चीजें देखते हैं वो सारी चीजें ऐसे तो न्यूट्रल ही रहती हैं जब तक हम उसे रब नहीं करते। रब करने के बाद वो न्यूट्रल नहीं रह जाती, इसीलिए हमें अट्रैक्शन या रिपल्शन दिखता है। तो फिर से हम देख लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर है एटम का। हमारे पास न्यूक्लियस में
प्रोटॉन्स हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं, और चारों तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं, और ये बैलेंस में रहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज गौर करने वाली बात यह है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बराबर दूरी पर नहीं हैं। कुछ बहुत पास हैं और कुछ काफी दूर हैं। अब जो बाहर के शेल में यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर हैं, और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ये जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे कमजोर होगा अगर हम कंपेयर करें बाकी इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले। तो ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से सबसे लूजली बाउंड है, यानी सबसे कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है न्यूक्लियस के द्वारा, क्योंकि ये सबसे दूर है। और हम जानते हैं कि जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटता रहता है, इसीलिए यहां पर सबसे कम फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे है, सबसे लूजली ये न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर थोड़ा सा फोर्स मिले तो ये असल में बाहर जा सकता है न्यूक्लियस के क्षेत्र से। तो यहां पर हमारे पास न्यूक्लियस है और ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है इसे हम लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लूजली हेल्ड है बिकॉज इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे कम है बाकी इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले, क्योंकि इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा है। पर इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों है? क्योंकि जो सबसे बाहरी शेल होता है उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, और इस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन है ये लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहरी शेल का, और क्योंकि सबसे बाहरी है, डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, इसीलिए सबसे कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर है न्यूक्लियस का। तो अब जब हम हेयर को बलून से रब करते हैं तो क्या होता है? होता यह है कि हेयर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बलून के अंदर चले जाते हैं। तो अब क्या था? बलून पहले तो न्यूट्रल था, जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही प्रोटॉन्स थे, बिल्कुल न्यूट्रल था। पर जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर चले गए तो क्या हुआ? ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, बैलेंस अब नहीं रहा, तो ये अब हो गया चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। और अब ये बलून जो है वो किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, जैसे कि हमने देखा एक कैन को या फिर कागज के टुकड़ों को, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये चार्ज्ड हो गया। तो ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां शिफ्ट हो जाते हैं और तब ये ऑब्जेक्ट चार्ज्ड हो जाता है। तो अगर हम एटॉमिक लेवल पर देखें तो क्या हो रहा है? एटॉमिक लेवल पर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में शिफ्ट हो गया, यहां से वहां चला गया। तो हमारे पास दो न्यूट्रल एटम थे शुरू में, अब जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन वहां चला जाएगा तो क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, यानी ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्ट्रांग हो गया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो दो न्यूट्रल एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हुआ और एक नेगेटिवली चार्ज बन गया और एक पॉजिटिवली चार्ज बन गया। तो एटॉमिक लेवल पे अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो कुछ ऐसे ही होता है, और जब ऐसा होता है तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज होता है और एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? मटेरियल्स बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आफ्टर दे कम इनटू फ्रिक्टिव कॉन्टैक्ट विद अ डिफरेंट मटेरियल। तो जब एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से फ्रिक्टिव कॉन्टैक्ट में आता है, जस्ट नॉर्मल कॉन्टैक्ट नहीं है, ये फ्रिक्टिव कॉन्टैक्ट है। फ्रिक्टिव का यानी हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि दोनों में घर्षण होता है, रबिंग होती है। जब ये फ्रिक्शन होता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं, और इसको हम ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब आपके दिमाग में यह सवाल भी आया होगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑब्जेक्ट से किस ऑब्जेक्ट में जाएगा? जब हम बालों से बलून को रगड़ते हैं या रब करते हैं
तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बालों से बलून में जा रहा है। बलून से बालों में क्यों नहीं आ रहा है? इसका जवाब भी ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी में ही है। हर ऑब्जेक्ट, जिस भी मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, उसकी एक ट्राइबो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करती है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन्स को अपने में ले सकता है। और इसके बेसिस पे हमारे पास एक ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्ट है और उस चार्ट में अलग अलग मटेरियल्स का नाम दिया गया है और उनकी रैंकिंग दी गई है, यानी कि कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है और कितनी ज्यादा क्षमता रखता है। और उसी के हिसाब से डिसाइड होता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑब्जेक्ट से कौन से ऑब्जेक्ट में जाएगा। तो जब हम बलून और बालों की बात करते हैं, यानी रबर और हमारे बालों की बात करते हैं, तो रबर के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता ज्यादा है। तो जब बालों और बलून के बीच में घर्षण होता है तो बलून इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेता है और इसीलिए वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो हम ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी के बेसिस पे ये जान सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इस केस में बलून के अंदर ज्यादा क्षमता है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की और इसी प्रॉपर्टी को हम ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब एक और चीज जो जानना है हमें वो ये है कि चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, यानी चार्ज कभी भी खोता नहीं। वो एक से दूसरे मटेरियल में ट्रांसफर हो सकता है लेकिन कभी भी वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी ना तो हम चार्ज को बना सकते हैं ना उसे खत्म कर सकते हैं। चार्ज बस एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में ट्रांसफर होता रहता है। जैसे कि यहां हम देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ ब्लू बॉल्स हैं और कुछ रेड बॉल्स हैं। अगर हम इन दोनों को अलग अलग चार्जेस माने तो क्या हो रहा है? यहां पर चार्जेस का आदान प्रदान हो रहा है। तो किसी में चार्जेस कम हो रहे हैं, किसी में चार्जेस ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन अगर हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स गिने तो हमेशा सेम ही रहेंगे, एक ही रहेंगे। कोई भी बॉल यहां से खो नहीं रहा है, या तो वो यहां है या फिर यहां है। लेकिन अगर टोटल ऐड करें, हमेशा नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स सेम ही रहेंगे, एक ही रहेंगे, क्योंकि चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम यहां पर नया बॉल ला सकते हैं, नया चार्ज ला सकते हैं, ना ही तो हम यहां से कोई बॉल निकाल कर गायब कर सकते हैं। चार्ज हमेशा वही रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, इसीलिए हम इसे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस कहते हैं। अब जब हम ये सारी चीजें जानते हैं चार्जेस के बारे में, तो क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? Why don't we exert electrical force on other bodies? अब हम भी इंसान हैं, जैसे हमने इतने सारे मटेरियल्स की बात की, हम भी बहुत सारे मटेरियल से बने हुए हैं। तो हम किसी चीज को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते हैं? क्यों हम किसी भी चीज को छूते ही अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं? उसका जवाब क्या है? वी कैरी नो चार्ज, यानी हम कोई चार्ज कैरी नहीं करते, या वी कैरी चार्जेस बट इन सच अ वे दैट दे कैंसिल आउट ईच अदर्स इफेक्ट, या हम चार्ज कैरी करते हैं लेकिन ऐसे कैरी करते हैं कि वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं। या फिर हाउ कैन अ पर्सन एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस? ओनली एटम्स डू दैट। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक इंसान कैसे इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट कर सकता है? वो तो सिर्फ एटम्स करते हैं। तो क्या होगा आपके हिसाब से सही जवाब? सही जवाब होगा बी, वी कैरी चार्जेस बट इन सच अ वे दैट दे कैंसिल आउट ईच अदर्स इफेक्ट। जैसे कि हर चीज बनी हुई है हमारे चारों तरफ एटम्स से, हम भी एटम से ही बने हुए हैं। तो हमारे अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की चार्जेस हैं, लेकिन दोनों बराबर क्वांटिटी में हैं। और क्योंकि वो बराबर क्वांटिटी में हैं, इसीलिए वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और हम न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन जब हम अपने हाथों को रब करते हैं तो हम वहां पर उस बैलेंस को बिगाड़ते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं और फिर हमारे हाथ चार्ज हो जाते हैं और तब हम कुछ चीजों को असल में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब आप ये चीज जानते हैं, तो क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? ऑल बॉडीज हैव मास, सभी बॉडीज का मास होता है। तो सिमिलरली ऑल बॉडीज हैव चार्ज, तो उसी तरीके से सभी बॉडीज का चार्ज भी होता है। ये ट्रू है या फॉल्स है?
सही जवाब है ट्रू, क्योंकि हर बॉडी में चार्ज होता है, बिकॉज हम जो भी देखें अपने चारों तरफ वो किससे बना हुआ है, एटम्स से। एटम्स में प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, बस वो बैलेंस्ड होते हैं। इसीलिए हो सकता है कि हर बॉडी चार्ज्ड ना हो, यानी उसके अंदर एक स्ट्रांग पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ना हो सकता है वो न्यूट्रल हो, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स यानी चार्जेस हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ऑल बॉडीज हैव चार्ज। अब हम जब चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज एक क्वांटिटी है, उसे हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्योंकि चार्ज को हम मेजर कर सकते हैं। तो E इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पे हम कहते हैं कि E चार्ज होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E। और ये जो E है, जो एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, वो क्या है, वो है वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, क्वांटिटी क्या है, वो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। तो वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू ये है, और ये उसका मैग्नीट्यूड है या उसकी क्वांटिटी है। अब हम जब चार्ज की बात करते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, और उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि इसके आगे हम प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे। इसीलिए यहां पे हमने ना प्लस लिखा है ना माइनस लिखा है, ये उसकी चार्ज की वैल्यू है या क्वांटिटी है, उसका सिंबल डिपेंड करेगा हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं या नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी चीज की, तो वो क्या होगा, n इंटू ई, जहां पे कि n एक इंटीजर है। तो n हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगा। चार्ज का कभी आधा, या हम कह सकते हैं कि 2.5 चार्ज या 1.5 चार्ज या आधा चार्ज कभी नहीं होता, वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होता है। तो या तो वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या इस तरीके से कुछ भी होगा। तो जब भी हम चार्ज की बात कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में, तो वो n इंटू ई होगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स उसके अंदर हैं, यानी नंबर ऑफ चार्जेस उसके अंदर हैं, वो n से रिप्रेजेंट होंगे। और E है वैल्यू ऑफ वन चार्ज, जो कि है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। तो जब हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। Don't forget to subscribe to our channel. You can also register for free at deltastep.com to get all learning resources as per ICSE, CBSE, IB, Cambridge, or any other curriculum. Over 5,000 amazing lectures across maths, science, English, and social science. Our unique interactive video technology keeps you engaged, and our iDictionary feature allows you to quickly revise any concept. Master each topic at your own pace with our adaptive practice technology and 1 million plus questions. Get instant answers and detailed solutions. Be exam ready by taking unlimited mock tests, performance analysis along with actionable feedback, personal tutors to resolve your slightest of doubts. That's not all. You also get amazing prizes like PlayStations, iPads, watches, and many more, along with certificates through our Earn As You Learn program. So at deltastep.com, learning is not just fun and easy, it's rewarding too. So register for free now.